हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बेहतर ही होंगे। आइए आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर बात करें, जो कि मैंने कल डिस्कशन किया था। याद होगा आप लोगों को, हमने द लिविंग वर्ल्ड के बारे में बात कही कि लिविंग वर्ल्ड के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं, कितने टाइप के, मतलब किस किस तरह के ऑर्गेनिज्म हमारे सराउंडिंग में दिखते हैं और उनके अंदर क्या क्या वेरिएशन दिखता है, और फिर उसको हमको पढ़ने के लिए क्या क्या चीजों पर डिस्कशन है। तो मैंने पिछले क्लास में कैरेक्टर के बारे में पढ़ा था और कैरेक्टर में हमने ग्रोथ के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, इसमें रिप्रोडक्शन पर। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि मेरे YouTube चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे YouTube चैनल टच द स्काई इंस्टीट्यूट बिलोंग टाइप करें, YouTube पर जाकर के सर्च करें और फिर वहां एक लोगो आएगा टच द स्काई का, येलो कलर में लोगो होगा, उस पर जाकर के सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकन को दबा के उस पर ऑल क्लिक करें, ताकि जो भी मैं वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड या जो भी आगामी वीडियो मेरा है उसका आपको अपडेट आपके स्क्रीन पर मिलता रहे। आइए देखते हैं रिप्रोडक्शन। बच्चे इसको हिंदी में कहते हैं प्रजनन। आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था, याद होगा। क्लास 10th में आपने रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था कि प्रजनन क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है। वहां आपने बेसिक कॉन्सेप्ट लिया था रिप्रोडक्शन का, कि रिप्रोडक्शन जो है वह एक ऐसा क्रिया है जिसमें कोई भी जीव अपने जैसे बच्चे को जन्म देता है। बिल्कुल, तो रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय व्हिच ऑर्गेनिज्म गिव सेम टाइप ऑफ इंडिविजुअल और रिप्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन कैसे होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये कैरेक्टर है, हम लोग बात करेंगे। बिल्कुल, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर फिर से मैं बता दूं आपको, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म में फिर से दो ऑर्गेनिज्म की बात हम करेंगे, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर की बात करेंगे। अगर हम यूनिसेलुलर की बात करें तो यूनिसेलुलर में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? सेल डिवीजन के कारण। मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था इसका कि दोनों इंटरचेंजेबल वर्ड है। तो सेल डिवीजन के कारण यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होता है। यानी जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे पिछले क्लास में अमीबा का ही एग्जांपल दिया था। अमीबा डिवाइड करके दो अमीबा बन गया, मींस अमीबा रिप्रोड्यूस किया अपने जैसे अमीबा को। कैसे? सेल डिवीजन के कारण। ये क्या है? रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पेरेंट है, पेरेंट बॉडी है, पेरेंट सेल है ये, और ये क्या है? मैं सेल यहां लिख देता हूं, पेरेंट सेल है, और ये क्या है? डॉटर सेल है। तो आप इसको क्या कहेंगे? रिप्रोडक्शन कहेंगे। लेकिन मल्टीसेलुलर की बात करें तो मल्टीसेलुलर में अलग अलग आपको प्रोसेस देखने को मिलेगा रिप्रोडक्शन के। जैसे कि आप जानते हैं कि रिप्रोडक्शन के दो प्रोसेस हैं, दो स्टेप हैं। रिप्रोडक्शन के कितने स्टेप हैं बच्चे? दो स्टेप, एक एसेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और सेक्सुअली भी करते हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पर एसेक्सुअली। आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ रिप्रोडक्शन सेकंड जो पेज है इस चैप्टर का, उसके फर्स्ट ही पैराग्राफ में डिस्कशन किया है कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जिसमें रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। एज फॉर एग्जांपल, जैसे हम बात करें, जैसे हम बात किया अभी यहाँ पर यूनिसेलुलर की बात किया, हम मल्टीसेलुलर में हम लेते हैं प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में क्या होता है? ट्रू डीजेनरेशन होता है। अगर हम बात करें एल्गी की बात करें, एल्गी आप देखोगे एल्गी और फंजाई, मैं एल्गी और फंजाई की बात करूं, एल्गी और फंजाई में क्या होता है? तो एल्गी और फंजाई में स्पोर के द्वारा भी होता है और फ्रेगमेंटेशन भी होता है। इसमें स्पोर के द्वारा भी होता है रिप्रोडक्शन और फ्रेगमेंटेशन जैसा स्टेप भी होता है, फ्रेगमेंटेशन। तो समझिए फ्रेगमेंटेशन क्या है? व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन? तो मैं आपको फ्रेगमेंटेशन के बारे में बता दूं कि फ्रेगमेंटेशन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी होता है वो छोटे छोटे स्मॉल पीस में टूटता है और टूटने के बाद फिर से वो स्मॉल पीस अपने आप को पूरे बॉडी में रिजेनरेट कर लेता है। इसी प्रोसेस को फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। फ्रेगमेंटेशन आपने फंजाई में भी होता है और एल्गी में भी होता है। कुछ अगर हम बात करें मोसेस की बात करें तो मोसेस में भी फ्रेगमेंटेशन देखने को मिला। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर क्या होता है? तो मैंने अभी बताया फंजाई और एल्गी की बात, इसमें स्पोर बनता है। जैसे इसमें जू स्पोर बनता है एल्गी में, फंजाई में कॉनिडिया होता है, वो भी एक स्पोर है जो नॉन मोटाइल स्पोर है।
इनके द्वारा भी रिप्रोडक्शन होता है, यानी अपने जैसे बच्चे को जन्म दिया जाता है। अब हम बात करें अर्थवर्म की। अर्थवर्म आपने देखा होगा, अर्थवर्म में कैसा रिप्रोडक्शन होता है। तो अर्थवर्म क्योंकि वहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अर्थवर्म एक बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, वहां इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, वहां रिप्रोडक्शन अलग तरीके से होता है। अब इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें हम रिप्रोडक्शन देखेंगे। अब फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो जो फ्लावरिंग प्लांट है उसमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप मेरे इसी YouTube चैनल पर आप देख सकते हैं, मैंने 12th के क्लास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में मैंने डिस्कशन किया वहां कि फ्लावरिंग प्लांट में किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है। तो वहां फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट होता है, वो दोनों आपस में मिल करके फ्यूज करता है। ये आपने क्लास 10 में भी पढ़ा था और यहां भी डिस्कस कर रहे हैं कि फ्लावरिंग प्लांट में किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है। अब कुछ ऐसे भी प्लांट है जो फ्लावरिंग नहीं, उसमें रिप्रोडक्शन तो उसमें रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब कोई भी पार्ट उसका ले लो, स्टेम, रूट, लीव्स, उसके द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। जैसे आपने ब्रायोफिलम की बात कही, तो ब्रायोफिलम एक प्लांट है, बिगोनिया एक प्लांट है, उसके लीफ को अगर तोड़ करके सॉइल सरफेस पर रख दो तो उसका जो साइड में जो लीफ मार्जिन है वहां पर एक बर्ड पाया जाता है, एडवेंटिशियस बर्ड, वहां से न्यू प्लांट का ग्रोथ हो जाता है। सॉइल के कांटेक्ट में आते ही न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह के प्लांट में लीफ से भी रिप्रोडक्शन होता है। कुछ प्लांट में स्टेम के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, कुछ आर्टिफिशियल मेथड है उसके द्वारा भी हम रिप्रोडक्शन प्लांट में करवाते हैं, जैसे स्टेम कटिंग के द्वारा, लेयरिंग के द्वारा, ग्राफ्टिंग के द्वारा। तो आपने बेसिक चीज जो देखा वो रिप्रोडक्शन में यही सब कैरेक्टर है। अब हम एक बात एनसीईआरटी को लेकिन जरूर पढ़ें, एनसीईआरटी में एक एक चीज का चर्चा करेंगे, जो भी मैं बोल रहा हूं सारा एनसीईआरटी में। मैं आपको बता दूं एक बात, ये रिप्रोडक्शन कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया नहीं होता है, कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें ये रिप्रोडक्शन की क्रिया नहीं होती है। अब बोलोगे सर ऐसा भी है, बिल्कुल। आपको मैं एग्जांपल दे दूं, सबसे पहले मैं एग्जांपल दूं म्यूल का। म्यूल क्या है? एक इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म, एक इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म है। म्यूल को जो डेवलप किया गया वो दो अलग अलग स्पीशीज से किया गया। मेयर को लिया गया, हॉर्स मेयर, जो फीमेल हॉर्स होती है उसको मेयर कहते हैं, और एस मेल एस को लेके जब क्रॉस कराया गया उससे इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन इस टेक्निक को कहते हैं, उसके द्वारा जो डेवलप हुआ वो म्यूल है। अब म्यूल की मैं बात करूं तो म्यूल एक इनफर्टाइल होता है, वो अपने जैसे बच्चे को जन्म नहीं दे सकता, लिविंग तो है लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। इसी तरह से हम बात करें तो इनफर्टाइल ह्यूमन कपल की बात करें तो म्यूल के बाद दूसरा आता है इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल की बात करें तो वो भी अपने जैसे बच्चे को जन्म नहीं दे सकता। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल आपने सुना होगा, कोई ऐसे मेल और फीमेल है, दंपति है जिनकी शादी हुई लेकिन बच्चे नहीं हुए हैं, लेकिन अब तो साइंस में ऐसा टेक्नोलॉजी आ गया है कि बच्चे को जन्म दिया जा सकता है, जिसको हम लोग टेस्ट ट्यूब टेक्निक कहते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा हम बच्चे को जन्म दे सकते हैं, कोई भी हो जो इनफर्टाइल कपल है वो भी दे सकता है। तो अब मेडिकल साइंस में फैसिलिटी की कमी नहीं है, बहुत सारी ऐसी फैसिलिटी है जिसके द्वारा सारी समस्याओं को दूर कर दिया गया है। इसके बाद तीसरा जो है वो है वर्कर बीज। मैं बीज की बात कर रहा हूं, मधुमक्खी की बात कर रहा हूं। जो वर्कर बीज है ये भी अपने जैसे बच्चे को जन्म नहीं देता है। तो कहने का मीन्स ये हुआ कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये कैरेक्टर नहीं होने की वजह से रिप्रोडक्शन को भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं माना जाता है। तो अब दिमाग में सेट कर लेंगे कि रिप्रोडक्शन को भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हम नहीं कहेंगे, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर ये कैरेक्टर नहीं होता है। जिस तरह हमने ग्रोथ को नहीं माना था उसी तरह हम रिप्रोडक्शन को भी नहीं मानेंगे। ये एनसीईआरटी लिखता है, एनसीईआरटी में इस पॉइंट का चर्चा किया गया है। तो इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर है इसमें वो हम लोग बात करेंगे मेटाबॉलिज्म पर। ओके, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आप धीरे धीरे पढ़ो, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, एक एक पैराग्राफ करके पढ़ो, समझो उसको। अभी स्टार्टिंग है आपका, धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, एक एक पैराग्राफ को पढ़ेंगे और एक एक पॉइंट को क्लियर करते जाएंगे। एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन टच करेंगे, उसके लाइन को, इंपॉर्टेंट लाइन को अंडरलाइन करेंगे हाइलाइटर के द्वारा, या आप अलग मार्कर से, अलग पेन से अंडरलाइन करके समझो, शॉर्ट नोट्स बनाओ। हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो कहा भी जाता है कि धीरे चलो और अपने मंजिल को पाने की कोशिश करो। ये कहावत ऐसे ही नहीं कहा गया, हमें जीतना है और जरूर जीतेंगे। थैंक यू डियर, जय हिंद। और आपको मैं फिर से लास्ट टाइम कहते जा रहा हूं कि आप मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट भी करें। थैंक यू।